स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम या स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेशन जो भी कहा जाए। तो स्प्रिंग ब्लॉक अरेंजमेंट है कि मान लो अगर मैं हॉरिजेंटली एक एंड में एक स्प्रिंग को फिक्स एंड में बांध रखे और दूसरा एंड एक ब्लॉक ऑफ मास m के साथ अटैच कर दे उसको। अच्छा, स्प्रिंग के बारे में क्या क्या चीज़ तुमको समझना है, एक टर्म के समझना है, इसको क्या कहते हैं, स्टिफनेस और स्प्रिंग कांस्टेंट। ये क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट क्या है, कौन बोलेगा, यूनिट क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट का? यूनिट इज न्यूटन पर मीटर और डाइन पर सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिट से तुम अंदाजा बना सकते हो कि बेसिकली स्प्रिंग कांस्टेंट होता क्या है। ये फोर्स है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, किसी भी स्प्रिंग का स्टिफनेस या स्प्रिंग कांस्टेंट एक फोर्स है। ये कौन सा फोर्स है स्प्रिंग मटेरियल का? कह रहा है कि जैसे मान लो एक स्प्रिंग के लिए अगर दिया हुआ है कि 10 न्यूटन पर मीटर, कहने का मतलब है कि अगर स्प्रिंग को 10 न्यूटन या उससे कम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा के डिफॉर्म किया जाए तो उस फोर्स को विड्रॉ करने पे वो अपना ओरिजिनल शेप में वापस आएगा। लेकिन अगर किसी स्प्रिंग का स्टिफनेस 10 न्यूटन पर मीटर है और तुम 10 न्यूटन से ज़्यादा 15 न्यूटन का फोर्स लगा के डिफॉर्म करने का प्रयास किया तो फिर वो परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाएगा। उसका स्टिफनेस से ज़्यादा का फोर्स वो सह नहीं सकता, मतलब वो उसका एंड्योरिंग कैपेसिटी है टू मेंटेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। समझ में आया? हर एक बॉडी का, हर एक मटेरियल का अपना एक स्ट्रेंथ होता है ना, जितना वो स्ट्रेंथ वो सह सकेगा, जिस सर्वाइविंग कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा का फोर्स लगाओगे तो वो टूट जाएगा, डिफॉर्म्ड हो जाएगा। तो वही स्टिफनेस होता है एक स्प्रिंग का। वो बताता है कि उसमें कितना फोर्स तक हम काम कर सकते हैं, कितना फोर्स तक हम एक्सटर्नली उस पर अप्लाई करके उसको डिफॉर्म कर सकते हैं, आइदर कंप्रेस करने के प्रोसेस में या एलोंगेट करने के प्रोसेस में। ठीक है, बढ़िया। अब है कि स्प्रिंग यूजुअली अपना नेचुरल लेंथ में जब रहता है, ये उसका नेचुरल लेंथ या कहो ओरिजिनल लेंथ, नेचुरल लेंथ और ओरिजिनल लेंथ। तो जब एक स्प्रिंग अपना नेचुरल या ओरिजिनल लेंथ पे रहता है, ठीक है, जब एक स्प्रिंग अपना नेचुरल या ओरिजिनल लेंथ पे रहता है तब स्प्रिंग का एनर्जी स्टोर्ड जीरो होता है। बाई अ स्प्रिंग एनर्जी स्टोर्ड जीरो, स्प्रिंग फोर्स भी जीरो होता है। स्प्रिंग फोर्स जीरो होता है कब? जब वो नेचुरल लेंथ या ओरिजिनल लेंथ में रहेगा। ठीक है, यानी कि एनर्जी पॉजिटिविटी या रीस्टोरिंग फोर्स ये तभी वर्क करता है किसी स्प्रिंग में जब वो डिफॉर्म्ड स्टेट पे हो, आइदर इलोंगेटेड स्टेट या कंप्रेस्ड स्टेट। तो जब हम हॉरिजेंटल में एक स्प्रिंग को उसके ओरिजिनल लेंथ L पर रखे हैं, कीपिंग इट्स वन एंड फिक्स टू अ फिक्स्ड सपोर्ट एंड इट्स अदर एंड हैज बीन अटैच्ड विद अ ब्लॉक ऑफ मास m, तो ऑब्वियस है कि ये नेचुरल लेंथ में जब है तो ना ही उसमें एनर्जी स्टोर नहीं होने का मतलब है कि उस समय स्प्रिंग का कोई कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क नहीं है, वर्क डूइंग फोर्स नहीं है और उसमें एनर्जी नहीं है। अब क्या करेंगे, अगर मैं एक मैकेनिकल फोर्स लगा के, मान लो एक एफ अप्लाइड फोर्स मतलब एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा डिस्टरबेंस कराया गया, एक अप्लाइड फोर्स लगाया और अप्लाइड फोर्स लगा के एक स्प्रिंग को कंप्रेस किया, हॉरिजेंटल अरेंजमेंट ऑफ द स्प्रिंग अटैच्ड विद द ब्लॉक। अब मान लो ये अरेंजमेंट इस पोजीशन पे लाके हमने इसको एक्स लेंथ कंप्रेस किया। ये एक्स इज
वेरी स्मॉल, एक क्या होना चाहिए, फिर से वही आर्गुमेंट है, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, यू कैन ऑफर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट टू द ब्लॉक in by which the distance by which you will be pushing the mass m, that is the distance by which the length by which the spring will gets compressed here. और ये प्रोसेस क्यों वेरी स्मॉल लिखे, क्योंकि अगर ये स्मॉल नहीं होगा तो तुम्हारा जो फोर्स अप्लाइड वो काउंटेबल हो जाएगा, वर्क डन काउंट हो जाएगा, और हम एक्सटर्नल एजेंट के हैसियत से किसी भी एसएचएम पे वर्क नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसीलिए हमने समझाने के लिए कि ऑसिलेशन शुरू कैसे होगा, तो ऑब्वियसली मैकेनिकली डिस्टरबेंस करना पड़ेगा, लेकिन वो डिस्टरबेंस बहुत नेग्लिजिबल होना चाहिए ताकि तुम्हारा एफर्ट काउंटेबल ना हो। खैर, जब ऐसे इसको एक्स कंप्रेस कर दिया तो अब जब स्प्रिंग का अवेलेबल लेंथ कितना है, अब अवेलेबल लेंथ है एल माइनस एक्स, एक्स लेंथ कंप्रेस हुआ ना। तो as soon as the spring has been compressed, the spring will apply one force K into deformation to the mass m, right? K into the deformation value to the mass m, और ये फोर्स को हम कहेंगे रीस्टोरिंग फोर्स। ये फोर्स को क्या कहेंगे? रीस्टोरिंग फोर्स। ये रीस्टोरिंग फोर्स जो है ये स्प्रिंग अप्लाई करेगा टू द मास एम। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस रीस्टोरिंग फोर्स द मास एम विल स्टार्ट मूविंग राइटवर्ड। ये उसका मान लो ओरिजिनल पोजीशन था, है ना, ये ओरिजिनल पोजीशन था, और जब मास एम को यहाँ t इक्वल टू 0 में जब उसको कंप्रेस करके छोड़ दिए, तब ये जो kx फोर्स लगने लगा, ये kx फोर्स की वजह से अब मास राइटवर्ड जाएगा। व्हेन मास विल रीच द ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है, मास जब अपना ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा तब उस समय इसमें मैक्सिमम वेलोसिटी बन जाएगा मास में, ठीक है, और इस पोजीशन में आके kx फोर्स वैल्यू 0 हो जाएगा, कारण x डिफॉर्मेशन है। जब मास अपना ओरिजिनल पोजीशन को क्रॉस करेगा, दैट टाइम द स्प्रिंग विल रिगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ, है ना। जैसे इस kx फोर्स मास को ढकेलने लगेगा, ये kx फोर्स तब तक अलाइव रहेगा जब तक स्प्रिंग अपना नेचुरल लेंथ में नहीं आ जाता। यानी कि kx का प्रेजेंस, ये kx का अलग अलग वैल्यू का प्रेजेंस रहेगा टिल मास रीचेज द ओरिजिनल पोजीशन। कारण जैसे ही मास ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंचेगा, स्प्रिंग इज सेट टू बी अवेलेबल एट इट्स नेचुरल लेंथ, उस समय स्प्रिंग फोर्स गायब हो जाएगा, और होगा क्या, मास में वेलोसिटी आ जाएगा। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस गेन ऑफ वेलोसिटी, गेन ऑफ मोमेंटम, मास अब आगे मोशन को आगे ले जाएगा। दिस वेलोसिटी विल एनफोर्स द ब्लॉक टू मूव फर्दर राइटवर्ड, जबकि वो आगे उस पॉइंट से आगे उसका पोजीशन था ही नहीं। अब मीन पोजीशन या ओरिजिनल पोजीशन तक आते आते चूंकि उसमें मोमेंटम आ गया, तो उस मोमेंटम को एकाएक वो रोक नहीं सकता है, तो उस वजह से जैसे ही वो अब आगे बढ़ेगा, वंस इट विल क्रॉस द मीन पोजीशन को क्रॉस करके जैसे ही मास आगे जाएगा, स्टिल इट इज मूविंग फॉरवर्ड, मतलब राइटवर्ड। अब जो स्प्रिंग है क्योंकि बंधा हुआ है मास के साथ, नाउ इट इज L प्लस एक्स। अब ये एक्सटेंडेड स्टेट में है, समझ में आया कि नहीं। जैसे ही वो ओरिजिनल ये जो मीन पोजीशन का लाइन था, ये मीन को जैसे ही क्रॉस कर गया, अब उसका लेंथ L से ज़्यादा हो गया। वंस इट हैज़ क्रॉस्ड द लेंथ L, ठीक है ना, वंस इट हैज़ क्रॉस्ड द लेंथ L, अब kx फोर्स ऐसे काम कर रहा, देखो। Objective of the spring force is always to bring the mass m at mean position such that the spring attached to it must be available at natural length। समझ में आ रहा कि नहीं।
तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर हम एक मास को अलोंग विद द स्प्रिंग आइदर टू द लेफ्ट कंप्रेस करके छोड़ दे और आइदर टू द राइट एलोंगेट करके छोड़ दे, तो उसके बाद ब्लॉक का जितना, जैसे यहाँ प्राइमरीली एक्स अगर कंप्रेस करके छोड़ा था तो मास विल मूव टू द अदर साइड ऑफ मीन पोजीशन बाय द सेम डिस्टेंस एक्स। जैसे कि एसएचएम में एम्पलीट्यूड होता है, मीन पोजीशन से दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस तक ही हम उसको ट्रैवल करते हुए देखते हैं। तो यहाँ भी वही होगा, स्प्रिंग ब्लॉक का ये लेफ्ट साइड अगर एक्स कंप्रेस करके छोड़ दोगे तो ये एक्स ट्रैवल करके मीन पे आएगा, फिर एक्स ट्रैवल करके दूसरा एंड पे जाएगा, फिर वापस आएगा। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ भी हम ब्लॉक को मीन पोजीशन के आइदर साइड जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो उस लेंथ को 4 बार ट्रैवल करते हुए देखेंगे, यानी 4 एम्पलीट्यूड डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा इन कंप्लीटिंग वन ऑसिलेशन। बात समझ में आया? तो यहाँ जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बनता है वो कैसे बनता है, यहाँ इसका जब भी हम इसको डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं तो वी राइट डाउन द रीस्टोरिंग फोर्स मैकेनिज्म। रीस्टोरिंग फोर्स उसको हम लिखते हैं दैट इज इक्वल टू माइनस के एक्स। माइनस के एक्स क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट जो दिया हुआ है के एक्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे है। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स ही उसमें एक्सेलरेट, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेट जनरेट करता है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और यहीं से हम इक्वेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं दैट इज माइनस ऑफ के बाई एम इनटू एक्स। Restoring force is minus kx, that is equal to mass into acceleration, and that acceleration can be written minus k by m into x। यहाँ से हम लिख सकते हैं a is proportional to minus x, condition of SHM। यही condition of SHM है ना, कि जब instantaneous acceleration during motion becomes proportional to negative of the displacement, that motion is as per SHM oscillation। और उस समय जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है यानी कि k बाई एम, उसको हम स्टैंडर्ड फार्मूला के अकॉर्डिंग ओमेगा स्क्वायर के साथ कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि SHM का जब कंडीशन लिख रहे हैं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मस्ट बी पॉजिटिव। k बाई एम पॉजिटिव रहेगा तभी ना a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो ऑब्वियसली k और m दोनों पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो उसको ओमेगा स्क्वायर के साथ इक्वेट कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाई एम। ओमेगा का वैल्यू क्या हो गया? अंडर रूट ऑफ के बाई एम, यानी कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम दैट इज 2 पाई बाई ओमेगा, यानी कि 2 पाई रूट अंडर एम बाई के। जैसे सिंपल पेंडुलम का स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी होता है, उसी तरह स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होता है 2 पाई रूट अंडर एम बाई के, जहाँ एम है मास ऑफ द ऑसिलेटिंग सिस्टम और के है इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट। जैसे वहाँ जी इफेक्टिव जी होता है, यहाँ भी के को हम इफेक्टिव स्टिफनेस कहेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा कई सिचुएशन हो सकता है जहां ऑसिलेटिंग मास के साथ एक से ज़्यादा स्प्रिंग अटैच्ड हो। अगर स्प्रिंग अटैच टू द ब्लॉक एम इज कंसिडर्ड मोर देन वन, जैसे हम लोग करेंगे आगे के केसेस में, कि अगर एक मास के साथ 2-3 अलग अलग ज्योमेट्री के साथ स्प्रिंग अगर अटैच्ड हो तो तब उस सिस्टम का जो इफेक्टिव के होगा, है ना, तो दैट इज टू बी टेकन। तो हम उसी लिए यहाँ लिख सकते हैं वेयर k इज इक्वल टू इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट। इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जैसे सिंपल पेंडुलम में बहुत वेरिएशन हम लोगों ने डिस्कस किया, उसी तरह स्प्रिंग ब्लॉक में भी इसमें और ज़्यादा वेरिएशन होता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका अलग अलग मैकेनिज्म है, हॉरिजेंटल में अलग होगा, वर्टिकल में अलग होगा। सो विल डिस्कस इट अगेन इन आवर नेक्स्ट क्लास। ठीक है।